हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनू LBSM कॉलेज जमशेदपुर से। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आई हूँ टॉपिक डिस्कशन ऑन DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के विषय में बात करेंगे, द एवरेज एक्सपेरिमेंट एंड द हर्शेजन चेज एक्सपेरिमेंट्स, जो डिफरेंट एविडेंसेस हैं एज टू प्रूव DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्हीं जो इम्पोर्टेंट 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो बात करते हैं DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल और सबसे पहले कुछ DNA के विषय में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century इट इज शोन दैट क्रोमोसोम्स विद इन अ सेल कैरी द हेरिडिटरी फैक्टर्स। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये देखा गया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेरिडिटरी फैक्टर्स को बियर करते हैं। क्रोमोसोम्स मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैविंग नो कंपोनेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स हैविंग 2 कंपोनेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। वन ऑफ दीज शुड ऑब्वियसली कंस्टिट्यूट द जेनेटिक मटेरियल। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 कंपोनेंट्स के बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स के, और ये बात थी कि दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करता है। हाउएवर फॉर सेवरल डिकेड्स वी डिड नॉट नो वेदर द न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। और करीब करीब सेवरल डिकेड्स यानी 10-20 साल तक हम लोगों को ये पता नहीं था कि प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड इसमें से कौन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इन 1940s and 1950s several experiments demonstrated that nucleic acids are the genetic material within the cell। 1940s से लेकर 1950s के बीच में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट हुए जिन्होंने ये बतलाया कि न्यूक्लिक एसिड्स आर जेनेटिक मटेरियल विद इन अ सेल। न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करता है। एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट न्यूक्लिक एसिड्स एंड नॉट द प्रोटीन कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल बी ब्रीफली डिस्कस इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे कि किस प्रकार जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करते हैं, प्रोटीन नहीं। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं सच एज DNA, स्पेशली DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। इसे हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है उसके विषय में बात करके। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन इन 1928। The transformation experiments were initially conducted by Frederick Griffith in 1928. He injected a mixture of 2 strains of pneumococcus or Diplococcus pneumoniae into mice। 1928 में जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, जिन्हें F ग्रिफिथ भी कहते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ? बैक्टीरिया, जो डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया, न्यूमोनिया कॉजिंग जो बैक्टीरिया था डिप्लोकॉकस न्यूमोनियाई, एंड माइस के साथ यानी चूहे के साथ। वन ऑफ द 2 स्ट्रेन्स S3 वाज वेरुलेंट एंड अदर स्ट्रेन R2 वाज नॉन वेरुलेंट, मीन्स नॉन डिजीजिंग कॉजिंग। अब उन्होंने डिप्लोकॉकस न्यूमोनियाई के 2 स्ट्रेन पे काम किया था। पहला था S3 मीन्स स्मूथ 3 जो कि वेरुलेंट स्ट्रेन था, मतलब उससे चूहे में डिजीज़ हो जाता था, न्यूमोनिया डिजीज़। एंड अदर स्ट्रेन R2 रफ 2 वाज नॉन वेरुलेंट और मतलब मीन्स नॉन डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। और पहले इन्होंने क्या किया कि अलग अलग चूहे पे S3 स्ट्रेन को और R2 स्ट्रेन को इंजेक्ट किया और उन्होंने देखा कि S3 जो वेरुलेंट स्ट्रेन है उसकी वजह से चूहा मर गया बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया, और R2 स्ट्रेन से जो चूहा है
वो नहीं मर पाया क्योंकि वो नॉन वायरुलेंट था। अब उन्होंने क्या किया कि ही हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन 3 एंड व्हेन इंजेक्टेड इंडिविजुअली डिड नॉट कॉज डेथ। उन्होंने जो S3 जो वायरुलेंट स्ट्रेन था उसे हीट किल्ड कर दिया, मतलब उसे हीट कर दिया, बॉयल कर दिया, और उसके बाद में जब वो उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो वो कोई भी इन्फेक्टिविटी नहीं दिखाया, और जिसकी वजह से चूहा जो है वो नहीं मरा, और हीट किलिंग की वजह से जो वेरुलेंसी है स्ट्रेन S3 की वो चली गई थी। देन द माइस इंजेक्टेड विद द मिक्सचर ऑफ R2 लिविंग एंड S3 हीट किल्ड एंड डाइट। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि R2 का जो लिविंग स्ट्रेन है जो कि पहले से ही नॉन वायरुलेंट था, और S3 का जो हीट किल्ड जिसकी वजह से जिसमें वेरुलेंसी नहीं थी क्योंकि वो हीट किल्ड हो चुका था, दोनों ही स्ट्रेन्स को उन्होंने मिक्स कर दिया, जिसमें से एक लिविंग था R2 जो कि पहले ही डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता था, दूसरा S3 था जो कि और डिजीज़ कॉजर था लेकिन वो हीट किल्ड था जिसकी वजह से वो अनइफेक्टिव था या नॉन वायरुलेंट हो चुका था। इस दोनों को मिक्स किया और इस मिक्सचर को उन्होंने एक माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। वायरुलेंट न्यूमोनोकोकाई could be isolated from these mice. This phenomena is described as transformation. अब इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि दोनों ही चूँकि नॉन वायरुलेंट थे तो माइस को डेड नहीं होना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके जो माइस था वो मर गया यानी डेड हो गया, और उसके जो बॉडी से जो R फॉर्म है, R यानी लिविंग बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में, मतलब सारा जो बैक्टीरिया था वो उसका R2 स्ट्रेन, लेकिन वो S3 में ट्रांसफॉर्म होकर करके रिकवर हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल एंड कैन अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिसिपिएंट सेल। अब जैसा हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर, और जिसकी वजह से इस जेनेटिक ट्रांसफ़र की वजह से जो रिसिपिएंट सेल है उसके जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो R2 है लिविंग स्ट्रेन था जो कि पहले से ही नॉन वायरुलेंट था, उसमें S3 जो कि वायरुलेंट था लेकिन हीट किल्ड था, उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने की वजह से जो R2 के लिविंग स्ट्रेन थे उन्होंने अटेन कर लिया S3 के जैसी प्रॉपर्टीज़ को, और वे भी वायरुलेंसी को अटेन कर लिया उन्होंने, और उसकी वजह से वायरुलेंसी की वजह से डिजीज़ कॉज हो गया और जो माइस था वो डेड हो गया। ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट द लाइव सेल्स हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द डेड वंस। देयर इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग द पॉलीसेकेराइड कोड हैज़ पास्ड फ्रॉम द डेड सेल्स टू द लिविंग वन। अब ग्रिफिथ ने क्या बताया कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है वो R2 के स्ट्रेन में कहाँ से आई, तो लिविंग सेल में उस डेड सेल से गई थी, जो S3 का जो हीट किल सेल्स था उससे ये प्रॉपर्टी यानी जेनेटिक जो मटेरियल था वो पास हुआ था R2 के लिविंग स्ट्रेन में, और जिसकी वजह से वो अपने आप को R2 जो स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया S3 के जैसा, और वायरुलेंसी उसमें डेवलप कर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग डायग्राम की मदद से समझना चाहें पूरे ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहले उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया, जिसे जो 2R से यहाँ दिखाया गया है। रफ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर में पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं है, और ये वायरुलेंट स्ट्रेन है जिसे माउस में इंजेक्ट किया गया, तो माउस जो है वो मरा नहीं बल्कि लिविंग ही रहा। दूसरा स्ट्रेन उन्होंने ले लिया था स्मूथ स्ट्रेन, जो कि ऊपर से पॉलीसेकेराइड कोट से ढका हुआ था, और ये वायरुलेंट था, यानी माइस में इंजेक्ट करने के बाद में माइस जो है वो उसमें न्यूमोनिया होने की वजह से माउस जो है वो डेथ हो जाता था उसका। थर्ड जो स्ट्रेन उन्होंने यूज़ किया था दैट इज़ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, यानी इसी स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया बॉयल करके, और उसे फिर इंजेक्ट किया माउस में, तो चूँकि बैक्टीरिया उसके अंदर का मर चुका था जिसकी वजह से माउस जो है वो अलाइव ही रहा।
फोर्थ उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि ये जो हीट किल्ड है इसे और जो रफ स्ट्रेन है इसे, हीट किल्ड यानी इसका डेड स्ट्रेन और इसका लाइव स्ट्रेन, ये दोनों को उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर मिक्स करके। और चूँकि उसमें नॉन वायरुलेंसी वाले दोनों ही स्ट्रेन थे, लेकिन एंड में जो माउस था वो डाई हो गया। और इससे ये पता चला कि ये जो हीट किल थी इसकी जो वायरुलेंसी की प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफ़र हो गई टू RA में, यानी रफ स्ट्रेन में, जो कि एवायरुलेंट था। और इस प्रकार जो R2 स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया S3 स्ट्रेन यानी स्मूथ 3 स्ट्रेन में। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1944 में पब्लिश किया गया था। अब ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बहुत सारी बातें जो थी वो क्वेश्चनेबल ही थी और उसको उन्होंने सॉल्व नहीं किया था और वो सॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। अब 1944 में जो पब्लिश हुआ वो था ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड और मैकलैन MC कार्टी। ये तीनों जो कोवर्कर्स थे, रिसर्चर्स थे, इनके एक रिपोर्ट पर बेस्ड था। उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने रिपीट किया था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को। और कहाँ से रिपीट किया था, जहाँ से उन्होंने एंड जो उनका रिजल्ट था उस पूरे एंड प्रोडक्ट को लेकर करके उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट को लैब में फिर से रिप्रोड्यूस कराया और वायरुलेंट और एवायरुलेंट टाइप के जो भी रिजल्ट्स हैं उसे रिपोर्ट किया 1944 में। अब उन्होंने क्या किया, द सेल्स ऑफ नॉन कैप्सुलेटेड टाइप R2 were treated with an extract of DNA from capsulated strain S3. A few cells of S3 type could be isolated from the mixture. उन्होंने जो कैप्सुलेटेड R2 टाइप था, मतलब नॉन कैप्सुलेटेड जो R2 टाइप था उसको ट्रीट किया DNA के एक्सट्रैक्ट के संग। और DNA का एक्सट्रैक्ट कैसा था, वो उस कैप्सुलेटेड स्ट्रेन S3 का था। सबसे पहले उन्होंने कैप्सुलेटेड स्ट्रेन S3 को उसका लाइजेट किया, उसको DNA एंजाइम्स के संग में उसे ट्रीट किया, जिसकी वजह से उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो डिसरप्ट हो गया। उसके बाद में वो जो सॉल्यूशन मिला या मिक्सचर मिला, आइसोलेटेड मिक्सचर, उसे उन्होंने R2 के कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के स्ट्रेन के संग में उसे ट्रीट किया। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट्स हुए और R2 के जो कुछ स्ट्रेन थे, क्योंकि R2 उसमें लिविंग था और S2 का जो लाइजेट था, DNA का लाइजेट, उसे यूज़ किया गया था, तो डेड फॉर्म था। और ट्रीट करने के बाद में उन्होंने कुछ S3 टाइप के सेल्स को आइसोलेट किया फ्रॉम द मिक्सचर, यानी कुछ R2 के जो सेल्स थे कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के, वो जो एक्सट्रैक्ट था DNA से, उससे वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे, उसे रिसीव करके ट्रांसफॉर्म होकर करके S3 टाइप में वो कन्वर्ट हो चुके थे या ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। दिस फेनोमेना ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स ऑफ वन स्ट्रेन इनटू अनदर बाय यूजिंग अ DNA एक्सट्रैक्ट ऑफ द फॉर्मल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लैब में पूरे सेटअप को रख के और उसे लैब में जो कल्चर करके दोनों ही स्ट्रेन्स को, और उससे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विदाउट माइस। व्हेन द एक्सट्रैक्ट वाज ट्रीटेड विद DNAs, दिस ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी वर लॉस्ट। अब जो S2 का जो स्ट्रेन था उसे DNAs के संग में जब ट्रीट किया गया तो DNA डिसरप्ट हो गया, और उसे जब ये डिसरप्ट DNA को मिक्स किया गया R2 स्ट्रेन के संग में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई थी। मतलब कोई भी जो S3 टाइप के जो स्ट्रेन थे वो रिकवर नहीं हुए कल्चर से। When the extract was treated with proteases, this transforming ability did not affect. और अगर जो S3 के जो बैक्टीरियाज थे उन्हें अगर ट्रीट किया गया प्रोटीएजेस के संग में, तो उनकी ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कि अगर प्रोटीएजेस से ट्रीट किया जाए तो वो क्या चीज़ को रप्चर करेगा, वो करेगा प्रोटीन को रप्चर,
और प्रोटीन चूँकि डीएनए एक एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता है, तो उसके डिसरप्शन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को। लेकिन अगर डीएनएज एंजाइम के संग में ट्रीट कर दिया जाए तो डीएनए जो स्ट्रेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करता है। तो अगर जेनेटिक मटेरियल ही डिसरप्ट हो जाए तो R2 स्ट्रेन में जो रिसिपिएंट स्ट्रेन है उसमें किसी भी प्रकार का जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी डीएनए उसके अंदर में इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो R2 स्ट्रेन भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा और वहाँ से S3 टाइप के जो स्ट्रेन है उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। ये पूरा जो तीनों एवरेज एक्सपेरिमेंट का जो टोटल जो रिजल्ट था वो था, जो कि एविडेंस ये था उस ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के विषय में भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। दे कंक्लूडेड दैट अ न्यूक्लिक एसिड that is the deoxyribose type means DNA is the fundamental unit of transforming principle of pneumococcus type 3, thus indicating that DNA is the hereditary material of the proteins। इस तरीके से ये पता चला कि जो DNA है वो हेरिडिटरी मटेरियल है और प्रोटीन्स हैं वो एज अ हेरिडिटरी मटेरियल काम नहीं करते हैं। अब यहाँ हम लोग अगर पूरे डायग्राम के हेल्प से अगर एवरेज एक्सपेरिमेंट को समझें तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो एस स्ट्रेन का जो हीट किल स्ट्रेन है उसे लिया और उसको कंटिन्यूअस जो क्या कहते हैं इसे सेंट्रीफ्यूग किया मीन्स जैसे सेंट्रीफ्यूग मिक्सी के जैसा, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है उस टाइप का एक इक्विपमेंट होता है लैब्स में, जिसमें उन्होंने जो डिफरेंशियल ये है उसे सेंट्रीफ्यूग किया और उसे फिर ट्रीट किया लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो लिपिड्स सॉल्युबल एंजाइम्स हैं, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, उसके संग में उसका जो हीट किल स्ट्रेन है उसे ट्रीट किया। तो इस पूरे प्रोसेस से क्या हुआ, इससे हो गया प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और आरएनए चाहिए था। न्यूक्लिक एसिड में स्पेसिफिक आरएनए और डीएनए और प्रोटीन, इन तीन चीज़ से ही लेकर करके जिस पर संदेह था कि ये तीनों जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें ही चाहिए था। इसीलिए उन्होंने पहले लिपिड को डाइजेस्ट करा दिया और कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करा दिया और प्योरीफाई कर दिया हीट किल्ड सेल्स को। उसके बाद सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब में सेम मिक्सचर को उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब में लिया। पहले में उन्होंने प्रोटीनेजेस को ऐड किया। प्रोटीनेजेस को ऐड करने के बाद में ये क्या करता है, प्रोटीनेजेस एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, मतलब प्रोटीन का जो सैंपल है उसे वो डिज़ोल्व कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा, और जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। और उसमें फिर जब एस स्ट्रेन, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इसे ऐड किया गया आर सेल्स के संग में इस नो प्रोटीन वाले पार्ट को, तो यहाँ देखा गया कि प्रोटीन तो चूँकि हट गया है उस एस स्ट्रेन से, लेकिन जब आर स्ट्रेन के संग में इसे फ्यूज़ किया गया, यहाँ पहले से आर स्ट्रेन रखा गया था कल्चर में, और इसमें जो इसमें से जो सॉल्यूशन निकला उसे इसमें इंसर्ट किया गया। इंसर्ट करने के बाद में ये देखा गया कि इसमें एस सेल अपीयर हो रहे थे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पॉसिबल हो रहा था। दूसरे कंडीशन में क्या किया गया कि दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो राइबोन्यूक्लिएजेस यानी वैसे एंजाइम्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए को डाइजेस्ट कर दे या ब्रेक कर दे, और इसमें क्या होगा, फिर इसमें आरएनए नहीं रहेगा, इस सैंपल में आरएनए नहीं रहेगा। अब इस सैंपल को भी फिर से जो आर स्ट्रेन थे इसमें मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद में ये देखा गया कि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, यानी प्रोटीन को हटाने से, आरएनए को हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज्यों का त्यों जो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस था, एस सेल्स इसमें से भी रिकवर हो रहे थे और इसमें से भी एस सेल्स रिकवर हो रहे थे, जबकि लाइव एस सेल्स किसी में भी डाला नहीं गया था। सिर्फ आर सेल्स में जो मिक्सचर था उनका विदाउट प्रोटीन और विदाउट आरएनए वो मिक्स किया गया था, लेकिन दोनों ही कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला। अब हम लोग थर्ड केस पे आते हैं।
थर्ड कंडीशन में क्या किया गया कि इसे डीऑक्सी न्यूक्लियेज एंजाइम के संग में ट्रीट किया गया। मतलब वैसे एंजाइम्स जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स का। तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए इस सैंपल से मूव आउट कर जाएगा, मतलब ब्रेकेज हो जाएगा, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब जब एक ऐसे कल्चर में जिसमें आर स्ट्रेन पहले से मौजूद था, उस कल्चर में इसे पोर किया गया, और पोर करने के बाद में यहाँ से कोई भी एस स्ट्रेन रिकवर नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ आर स्ट्रेन ही वहाँ से मिला। यानी कोई भी जितने भी आर स्ट्रेन थे किसी में भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, और कोई भी अपने आप को S3 जो स्ट्रेन थे उसमें कन्वर्ट नहीं किया था। इसका मतलब कोई भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए जो था वो एब्सेंट था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब डीएनए प्रेजेंट हो। तो जो किस मटेरियल का लेन देन होता है रिसिपिएंट और डोनर सेल्स में, तो वो था डीएनए। डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है उसी का ही सिर्फ रोल था ट्रांसफॉर्मेशन में। और इस तरीके से ये पता चला कि डीएनए मस्ट बी द हेरिडिटरी मटेरियल फॉर द सेल्स। अब हम लोग बात करते हैं हर्शेज एंड चेज बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट के विषय में, जो 1952 में पब्लिश किया गया था। अब इसे हर्शेज एंड चेज बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया था इस जेनेटिक मटेरियल को एज ए डीएनए प्रूफ करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। और बैक्टीरियोफेज को उन्होंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ अ डीएनए रादर देन आरएनए। दे लेबल्ड द 2 parts ऑफ वायरसेस, द डीएनए एंड द प्रोटीन कोड। अब हम लोग जानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो 2 कंपोनेंट्स के बने हुए होते हैं। जो इनर कोर होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका बैक्टीरियोफेजेस का, वो होता है डीएनए, और आउटर साइड में पूरे सरफेस पे उनका होता है प्रोटीन। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन को एक ट्रेसर से आइसोटोप रेडियोएक्टिव आइसोटोप ट्रेसर के संग में उसे रेडियोएक्टिव किया, लेबल्ड किया, और कुछ जो डीएनए है उसे लेबल्ड किया, और उसे इंसर्ट कराया इकोलाई सेल्स के अंदर, यानी बैक्टीरिया सेल्स के अंदर। In some experiments, the viruses were grown in a medium containing the isotopes of phosphorus. अब वायरसेस को ऐसे आइसोटोप्स के संग में ग्रो कराया गया जिसमें जो कि फॉस्फोरस रिच हो, 32 आइसोटोप्स ऑफ 32p फॉस्फोरस, और कुछ जो वायरसेस थे उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जो S35S यानी सल्फ़र कंटेनिंग मीडियम के संग में उसके आइसोटोप से इसे लेबल्ड किया। तो कुछ वायरसेस को सल्फ़र से लेबल्ड किया। हम लोग जानते हैं प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सल्फ़र, तो सल्फ़र से लेबल करने का मतलब हुआ कि जो वायरस था बैक्टीरियोफेज था उसका जो पूरा प्रोटीन है वो लेबल्ड हो गया। और P32 से लेबल करने का मतलब था कि जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो लेबल्ड हुआ। और इसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है हम लोग डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रम में उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जब वो रखा जाता है वैसे मीडियम में तो वो अलग अलग कलर का लाइट इमिट करता है। इसे हम आसानी से बिना कोई केमिकल प्रोसेस के हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। The 32p and 35s isotopes are easily distinguished from each other because they emit particles with different energies when they decay. जब वे खराब होते हैं तो वे इमिशन शो करते हैं डिफरेंट कलर के बैंड्स में। अब क्या हुआ इसे आगे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखिए इस डायग्राम में प्रोटीन को लेबल किया गया है और इस डायग्राम में जो डीएनए है इसे लेबल किया गया है। अब इसे क्या किया गया, इकोलाई के कल्चर, एक ऐसा कल्चर पेट्री डिश में जिसमें इकोलाई यानी बैक्टीरियल स्ट्रेन को ग्रो किया गया था, उसमें इस वायरसेस को से ट्रीट कर दिया गया। ट्रीट करने के बाद में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो बैक्टीरियोफेज इकोलाई पर अटैक करते हैं
और अटैक करने के बाद में वे अपने जेनेटिक मटेरियल को इकोलाई के बॉडी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद में अब उसमें क्या हुआ कि जो उनका जो प्रोटीन मास होता है वो सेल के अंदर नहीं जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर सिर्फ डीएनए ही इंसर्ट होता है। और जिसकी वजह से और एक बार जब इन्फेक्ट कर दिया गया पहला इन्फेक्ट किया गया इकोलाई सेल्स को, उसके बाद में जैसे ही उसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म इंसर्ट हो गया, उसे ब्लेंड किया गया और ब्लेंड करने के बाद में उसे सेंट्रीफ्यूग कर दिया गया। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद में जब इसे फिर से आइसोटोप्स के हेल्प से इसे आइडेंटिफाई किया गया तो देखा गया कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन है वो सेल्स के अंदर में इंसर्ट नहीं हो पाए थे। और जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए जो कि लेबल्ड था ऑलरेडी P32 से, वो डिटेक्ट किया गया इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स। यानी एक वायरस से जो ट्रांसफॉर्म हुआ यानी इंसर्ट हुआ बैक्टीरियोफेज से इकोलाई सेल्स में यानी बैक्टीरियल सेल्स में, दैट इज़ अ डीएनए विच इज़ लेबल्ड बाय P32। और कोई भी प्रोटीन डिटेक्ट नहीं किया गया बैक्टीरियल सेल के अंदर, इसलिए क्योंकि प्रोटीन तो बैक्टीरियल सेल के बाहर ही रह गया था, तो कोई भी S35 के आइसोटोप्स को वहाँ पर डिटेक्ट नहीं किया गया। सल्फर डिटेक्ट कहाँ हुआ? सुपरनाटेंट में। और जो फास्फोरस है वो डिटेक्ट हुआ जो सेकंड बैक्टीरियल जो बॉडी थी उसमें। तो after the leveled viruses were permitted to infect bacteria, the bacterial cells were agitated violently to remove the protein coats of the infecting viruses from the surface of the bacteria. अब जो डीएनए था, डीएनए entering the host cells carries all the genetic information for the synthesis of new phase particles detected in bacterial cells. This experiment conducted by Hershey's and Chase proved that DNA is sole genetic material in DNA bacteriophages. अब इससे ये पता चला कि जो डीएनए था वो बैक्टीरियोफेजेस का जेनेटिक मटेरियल था जो कि इंसर्ट होता था बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एविडेंसेस बेस्ड कुछ एविडेंसेस के बारे में डिस्कस किया। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो एविडेंसेस बेस्ड थे प्रूफ करने के लिए डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है हर एक सेल्स में वो एक डीएनए होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में बने रहने के लिए और आपका और जो भी आपके सजेशंस होते हैं वो काइंडली कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट करें। कुछ अगर सुधार करना हो वीडियो में मैं उस पर ज़रूर ही रिस्पॉन्ड करूँगी। तो वीडियो में मेरे संग बने रहने के लिए और पेशेंसफुली सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।